नमस्कार। आज हम ज़ोहरान ममदानी के जीवन और उनके राजनीतिक सफ़र पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो उनकी बिल्कुल निजी ज़िंदगी से शुरू होकर न्यूयॉर्क मेयर पद की उनकी हालिया दावेदारी तक जाती है। हाँ। तो आज कोशिश करेंगे ज़ोहरान की इस पूरी यात्रा को समझने की। कंपाला से क्वींस तक वो कैसे पहुंचे और कैसे एक एक्टिविस्ट और हिप हॉप आर्टिस्ट न्यूयॉर्क की राजनीति के इतने बड़े मंच का दावेदार बन गया। बिल्कुल, काफी दिलचस्प सफर है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी जड़ों से। ज़ोहरान का जन्म हुआ था 1991 में जी। कंपाला, युगांडा में। उनके माता पिता, जैसा कई लोग जानते होंगे, जाने माने एकेडमिक महमूद ममदानी और फिल्म निर्माता मीरा नायर हैं। दोनों भारतीय मूल के। हाँ, बहुत मशहूर नाम है दोनों। बिल्कुल। कुछ वक्त उनका परिवार दक्षिण अफ्रीका में भी रहा और फिर जब ज़ोहरान करीब 7 साल के थे तब वे लोग न्यूयॉर्क शहर आ गए। अच्छा, तो बचपन का काफी हिस्सा न्यूयॉर्क में बीता। हाँ, और यहाँ उनकी पढ़ाई पहले पब्लिक स्कूल में हुई, फिर वो गए ब्रॉन्क्स हाई स्कूल ऑफ साइंस जो काफ़ी प्रतिष्ठित है, और उसके बाद बुडोइन कॉलेज। हाँ, और कॉलेज के दिनों से ही उनकी सक्रियता दिखने लगी थी। उन्होंने वहाँ स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन, मतलब फिलिस्तीन के न्याय के लिए जो छात्र संगठन होता है, उसकी सह स्थापना की थी। अच्छा, तो वो शुरुआत थी। जी, लेकिन देखिए दिलचस्प बात यह है कि राजनीति में उनका जो सीधा प्रवेश हुआ वो असल में बाद में हुआ। ओके। जब वो क्वींस में फोरक्लोजर प्रिवेंशन काउंसलर का काम कर रहे थे। मतलब जो लोग घर खोने की कगार पर थे उनकी मदद करते थे। ओह, ये तो बहुत जमीनी स्तर का काम है। बिल्कुल, और शायद इसी काम ने उन्हें सीधे तौर पर लोगों की मुश्किलों और सिस्टम की चुनौतियों से रूबरू करवाया होगा। यहीं से शायद वो राजनीतिक झुकाव और पक्का हुआ। ये वाकई एक अहम मोड़ लगता है उनके सफर में। और इसी के साथ साथ उनका वो दूसरा पहलू भी है, हिप हॉप वाला। हाँ, यंग कार्डमम या मिस्टर कार्डमम नाम से। हाँ, उनके गाने कई भाषाओं में हैं और एक गाने में तो मधुर जाफरी भी हैं, है ना? जी हाँ। तो क्या लगता है आपको, ये जो उनका आर्टिस्ट वाला साइड है, क्या इसने उनकी राजनीतिक पहचान बनाने में, खासकर युवा वोटरों से जुड़ने में कोई मदद की? मेरे ख्याल से तो जरूर की होगी। देखिए, ये चीज उन्हें एक पारंपरिक राजनेता से बिल्कुल अलग बनाती है। सही बात है। और आजकल सोशल मीडिया के जमाने में ये एक बहुत ही अनोखा तरीका है युवाओं और अलग-अलग समुदायों से जुड़ने का। ये उनकी जो मल्टी लेयर्ड पहचान है उसका एक हिस्सा है और उन्होंने इसे अपने राजनीतिक संदेश में भी इस्तेमाल किया है। हाँ, और शायद इसी जमीनी जुड़ाव और इस अनोखी पहचान के दम पर उन्होंने 2020 में न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा का चुनाव जीता। जी, जिला 36 क्वींस से। और वो भी एक स्थापित नेता को हराकर। जी। ये अपने आप में बड़ी बात थी। वे न्यूयॉर्क विधानसभा के पहले दक्षिण एशियाई पुरुष बने। जी हाँ, और पहले युगांडा वासी भी और तीसरे मुस्लिम सदस्य। बिल्कुल। और उसके बाद तो 2022 और 2024 में वो निर्विरोध चुने गए। हाँ, उनकी पकड़ मजबूत होती गई। और उनकी राजनीति का फोकस भी बिल्कुल साफ रहा है। प्रगतिशील नीतियां, जैसे किराया फ्रीज करने की बात, पब्लिक चाइल्ड केयर, मुफ्त बसें, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाना। जी बिल्कुल, उनकी छवि एक मुखर प्रगतिशील आवाज की बन गई थी विधानसभा में। और फिर इसी नींव पर उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को और आगे बढ़ाया। न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद की दावेदारी। हाँ, और उन्होंने खुद को एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के तौर पर पेश किया। इसका मतलब समझना जरूरी है। हाँ, बताइए। मतलब वो सिर्फ सिस्टम में छोटे मोटे सुधार की बात नहीं कर रहे, वो धन के पुनर्वितरण, श्रमिकों के अधिकारों को प्राथमिकता देने जैसी नीतियों पर जोर देते हैं। ये उन्हें कई मुख्यधारा के डेमोक्रेट से अलग करता है। और उनका कैंपेन स्टाइल भी काफी चर्चा में रहा, खासकर सोशल मीडिया वाला। ओह हाँ, बिल्कुल। वायरल कंटेंट, कई भाषाओं में, हिंदी उर्दू में गाने भी थे, बॉलीवुड के रेफरेंस थे और अपनी पॉलिसी को बहुत सरल तरीके से समझाते थे। और शायद इसी रणनीति ने काम किया। 24 जून 2025 की डेमोक्रेटिक प्राइमरी में उनकी जीत। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा उलटफेर था। उन्होंने पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूमो जैसे दिग्गज नेता को हराया। हाँ, ये तो काफी बड़ी खबर थी। ये जीत सिर्फ ज़ोहरान की जीत नहीं है, ये दिखाती है कि न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक वोटर्स अब बदल रहे हैं। वो जमीनी स्तर से जुड़े, अप्रवासी समुदायों से आने वाले और साफ तौर पर लेफ्ट लीनिंग उम्मीदवारों को अपनाने को तैयार हैं। ये पार्टी के अंदर एक बड़े शिफ्ट का संकेत है। जी, और वो न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए नॉमिनेट होने वाले पहले मुस्लिम उम्मीदवार भी बन गए। उनके कैंपेन की जो जमीनी स्तर पर फंडरेजिंग हुई और जितने वॉलंटियर्स जुड़े, वो भी कमाल का था। उनकी पहचान पर अगर थोड़ी और बात करें तो वो भी काफी कई परतों वाली है। बिल्कुल। भारतीय विरासत है, बचपन युगांडा में बीता,
परवरिश अमेरिका में हुई और भाषाएं भी कई बोलते हैं, हिंदी, उर्दू, बंगाली, स्पेनिश। जी हाँ, और उनके अभियान का नारा भी रोटी और रोजेस, ब्रेड एंड रोजेस, काफी सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, इसका क्या मतलब है संदर्भ में? देखिए, ब्रेड एंड रोजेस सिर्फ एक नारा नहीं है, ये इतिहास से जुड़ा है। 20वीं सदी की शुरुआत में अप्रवासी महिला मजदूरों के आंदोलन से। अच्छा। ये नारा कहता है कि हमें सिर्फ जीने के लिए बुनियादी चीजें, रोटी ही नहीं चाहिए, बल्कि हमें जीवन में सुंदरता, सम्मान और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, गुलाब भी चाहिए। तो ममदानी इस नारे के जरिए अपनी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट विचारधारा को एक सांस्कृतिक पहचान दे रहे हैं और अप्रवासी मजदूर वर्ग के संघर्षों और उनकी आकांक्षाओं दोनों से जुड़ रहे हैं। बहुत दिलचस्प। लेकिन उनके सामने यकीनन कुछ चुनौतियां भी होंगी, कुछ आलोचना भी होती होगी। हाँ बिल्कुल, आलोचक अक्सर कहते हैं कि उनका सरकारी अनुभव बहुत सीमित है। जैसे? मतलब राजनीति में आने से पहले करीब 3 साल का ही वर्क एक्सपीरियंस था और विधानसभा में भी उनका लेजिस्लेटिव रिकॉर्ड बहुत लंबा नहीं गिना जाता। तो इस आलोचना का उनके कैंपेन पर क्या असर रहा, या वो इसे कैसे काउंटर करते हैं? देखिए, ये बातें उठाई तो जाती हैं, लेकिन उनके समर्थक शायद इसे अनुभव की कमी के बजाय सिस्टम से बाहर के व्यक्ति के एक ताजे नजरिए की तरह देखते हैं। अच्छा। और उनका वादा बिल्कुल साफ है, अमीरों पर टैक्स लगाओ और बड़े साहसिक समाधान लागू करो, जैसे मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मुफ्त चाइल्ड केयर, किराया राहत, मजबूत कम्युनिटी सेफ्टी नेट। तो ये एक तरह से पारंपरिक अनुभव बनाम जमीनी ऊर्जा और बोल्ड विजन की लड़ाई है। हाँ, कह सकते हैं। उनकी कहानी यकीनन न्यूयॉर्क की राजनीति में एक अहम मोड़ का संकेत तो दे ही रही है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ज़ोहरान ममदानी की कहानी एक एक्टिविस्ट, एक आर्टिस्ट और अब एक प्रमुख राजनीतिक चेहरे के तौर पर उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दिखाती है। जी। अप्रवासी जड़ों से उठकर अमेरिका के सबसे बड़े शहर की राजनीति के केंद्र तक पहुंचना, बिल्कुल, ये वाकई एक असाधारण सफर है। बिल्कुल। और उनका ये उभार अमेरिकी राजनीति में जो गहरे बदलाव आ रहे हैं उनको भी रेखांकित करता है। मतलब पीढ़ीगत बदलाव हो रहा है, विविध प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ रही है और प्रगतिशील विचार अब ज्यादा मुख्य धारा में आ रहे हैं। हाँ, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि उनका ये सफर आगे क्या मोड़ लेता है। जी। और चलिए आज की चर्चा खत्म करते हुए एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। ज़ोहरान ममदानी का ये जो रोटी और रोजे वाला फ्रेमवर्क है, जी। जो आर्थिक न्याय को सांस्कृतिक पहचान और सम्मान के साथ जोड़ता है, जी। ये भविष्य की राजनीति को, खासकर ऐसे बहुसांस्कृतिक समाजों में